हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी को थ्रू एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ज्योग्राफी को समझने के लिए। एनसीईआरटी जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट या जो भी लोग ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो अपने आप में बहुत आसान किताबें हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी किताबें बिल्कुल भी आसान नहीं है। एनसीईआरटी को आप हल्के में मत लीजिएगा। एनसीईआरटी बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा आपका फाउंडेशन बना सकती है अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ने का भी बहुत अच्छे से तरीका हो सकता है और एनसीईआरटी को पढ़ाने का भी तरीका हो सकता है। इसलिए मैं आपको ज्योग्राफी पहले एनसीईआरटी से कवर करवा रहा हूँ। इसमें सारी एनसीईआरटी हम कवर कर देंगे ज्योग्राफी की, और उसके बाद जो और कोई स्टैंडर्ड बुक आती है जैसे माजिद हुसैन सर की बुक है, जीसी लियोंग सर की बुक है, तो उसके बाद उनको भी कवर करेंगे जिससे कि आपकी पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाए। आपका ज्योग्राफी का कुछ भी हिस्सा ना छूटे। लेकिन उतने एडवांस लेवल पे जाने के लिए पहले आपको बेसिक आना पता होना चाहिए कि हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है। इससे पहले कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ज्योग्राफी पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। 6 7 वीडियो करीब अपलोड हो चुकी हैं। उसमें हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह से सोलर सिस्टम हमने पढ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे, उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे माउंटेन से। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ आप लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं आते हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन वहीं आती है, न्यूज़ेस पिक्स जितनी भी चीज़ें आती हैं, कुछ पीडीएफ्स हो गई, वो सब वहीं पर पोस्ट की जाती हैं। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स से। तो देखिए माउंटेन्स क्या बताता है कि हमने अलग अलग लैंडफॉर्म्स पढ़े, कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं, उसमें से वन ऑफ देम इज़ माउंटेन। तो देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। अभी नीचे आएगा, जब वीडियो नीचे आगे चलेगी तो ये नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे हिंदी में भी आ जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो स्टूडेंट्स अपर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वे लोग भी इन वीडियोस को देख के अपने जो उनकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, आप कह सकते हैं अराउंड 40 डेज़ के अराउंड रह गए हैं, 1 महीना रह गया है कि अब आपके पास एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए एक बार टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, जिससे कि सीधे एग्जाम में जाने से पहले आप पहले ये देख पाओ कि आप कितने पानी में हैं, या आपको ये समझ में आए कि आपका कौन से वीक एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तो कि अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। सिंपल सी बात है, माउंटेन क्या है अपने आप में? माउंटेन एक अपने आप में ऐसे नेचुरल, जो अगर नेचुरली लैंड अगर फ्लैट है और उस पर अगर इस तरह से कोई एलिवेशन आ जाता है, इस तरह से कोई पहाड़ी आ जाती है, तो वो अपने आप में क्या होता है? माउंटेन होता है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन का एक स्मॉल समिट होती है, यानी कि देखिए ये समिट जो है वो तो छोटी है, लेकिन जो ये बेस है, देखिए ये बेस कितना ब्रॉड है। तो समिट छोटी है, यानी कि जो उसकी चोटी है वो तो छोटी होती है साइज़ में, और जो उसका बेस होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये जो आसपास का क्षेत्र होता है उससे हाइट में ज़्यादा ही होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स तो क्लाउड से भी ऊँचे हो जाते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट्स बिकम कोल्डर। जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे मौसम ठंडा हो जाता है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। उत्तराखंड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उत्तराखंड के बच्चों को तो, उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को सबको ही पता है, लेकिन जो लोग उत्तराखंड के नहीं हैं इन केस, तो ये भी एक अपना में बेसिक सी चीज़ है। क्योंकि हम गर्मियों में पहाड़ों पे इसलिए जाते हैं क्योंकि एज सून एज यू गो अप, यानी कि राइजेस अप, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो वहाँ पे हवा है वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। उनको ग्लेशियर्स कहा जाता है। तो कुछ पे ग्लेशियर्स होते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे फेमस ग्लेशियर्स हैं। देर आर सम माउंटेन्स वी कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसी भी होती हैं जो समुद्र के अंदर होती हैं, समुद्र में भी माउंटेन्स बनती हैं, उनको हम नहीं देख सकते क्योंकि उसके लिए या तो आपको समुद्र में डाइव करना पड़ेगा, समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, या आप नहीं देख पाएंगे। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन दी माउंटेन एरियाज। उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है कि हार्श क्लाइमेट होने की वजह से माउंटेन एरियाज़ पे रहना बहुत मुश्किल है, और इसी की वजह से माउंटेन एरियाज़ जो हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, वो खाली होते जा रहे हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए बहुत कम ज़मीन मिलती है वहाँ पे। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नॉन एज रेंज। अगर मान लेते हैं माउंटेन्स कई सारे इस तरह से माउंटेन्स हैं और वो लाइन से अरेंज हैं, तो उनको हम एक रेंज बोल देते हैं कि ये जैसे हम कहते हैं ये हिमालयन रेंज है, यानी कि हिमालय जो माउंटेन है उसकी अगर पूरी श्रेणी है, पूरी श्रृंखला है, तो उसको रेंज बोल दिया जाता है। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो कई सारी माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जो 100 किलोमीटर तक, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती हैं। हिमालयाज़ हैं, एल्प्स हैं, एंडीज़ हैं, ये सब माउंटेन रेंजेस हैं। देखिए हिमालयाज़ तो एशिया में हैं,
एल्प्स यूरोप में है और एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो देखिए एशिया में है, यूरोप में है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप, तो माउंटेन्स जो है वो वेरी करती हैं, यानी कि डिफर करती हैं, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी, और उनकी शेप्स में भी फ़र्क पड़ता है कि किसी की कोई माउंटेन किसी शेप का होगा, कोई माउंटेन किसी शेप का होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। कौन कौन से माउंटेन्स होते हैं? एक तो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वलित पर्वत जिनको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जिनको खंड पर्वत कहते हैं, और एक वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जिनको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ये 3 तरह के पर्वत मिलते हैं, 3 तरह के माउंटेन्स मिलते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, अगर मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल दूँ तो जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ अपने आप में फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा। तो जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि अगर दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, मान लेते हैं ये पेपर है, एक पेपर है मान लेते हैं आपके हाथ में, और आप दोनों तरफ से उसमें प्रेशर डालोगे तो पेपर कैसा हो जाएगा? पेपर ऐसा हो जाएगा, है ना? करके देखिएगा आप कभी। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इसमें फोल्ड पड़ गया, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा प्लेट्स के थ्रू। प्लेट का सिस्टम भी मैंने थोड़ा बहुत आपको कल समझाया था। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल अगर हम देखें तो सतपुरा माउंटेन्स या विंध्यन माउंटेन्स जो हैं सेंट्रल इंडिया की, वो ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जांपल है। और वोल्केनिक माउंटेन्स जो भी वोल्केनो की वजह से बने होते हैं उसको हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहें जो माउंट फ्यूजियामा है जापान में, माउंट कॉसियुस्को है, अनाक क्राकातोआ है इंडोनेशिया का। तो अलग अलग वोल्केनिक माउंटेन्स हैं कई सारे। भारत में एक ही वोल्केनिक माउंटेन है, या आप कह सकते हो कि एक ही है, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में। उसमें एक बैरन द्वीप है, BARREN, ये एक्टिव वोल्केनो है इस टाइम पे भारत में। और एक और है वोल्केनो, वो एक्सटेंट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको हम बोलते हैं नारकोंडम। नारकोंडम और बैरन दोनों है, ये भी कहाँ पे है? नारकोंडम भी, ये भी अंडमान निकोबार में ही है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे वो समझा रहा है कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है। तो देखिए ये फोल्ड माउंटेन है, यहाँ से प्रेशर पड़ा, इधर से प्रेशर पड़ा होगा, इधर से प्रेशर पड़ा, तो इस तरह से ये फोल्ड पड़ गया, है ना। तो यही क्रस्ट है, क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी, और एक फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत है ये। तो हिमालयन माउंटेन, एल्प्स, ये सब यंग फाउल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि अभी जवान है। यंग का मतलब है कि ये नए बने हैं, हालांकि बने वो को इनको हो भी गया है लाखों साल, लेकिन वो लाखों साल धरती के हिसाब से नए हैं ये। विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, और ऊंची ऊंची इनकी चोटियां हैं। अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो अरावली रेंज जो है भारत की, वो दुनिया की सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानियों में से एक फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। इसलिए आज अरावली माउंटेन बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुकी है। रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं इसको, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं इसको। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, इरोजन की वजह से वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लगभग। जो एप्लेशियंस हैं, जैसे कि भारत में अरावली हुई, नॉर्थ अमेरिका की एप्लेशियंस हुई, और यूराल माउंटेन्स हुई रशिया की, ये भी इन सब में राउंडेड फीचर्स है। लो एलिवेशन क्यों है? ये लो एलिवेशन इस सब में इसलिए है, इन तीनों में, अरावली भारत की, अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका की, और यूराल रशिया की, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, हिमालयाज़ के मुकाबले हिमालय से बहुत पहले बन चुकी थी ये। इस वजह से अब ये बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत रह गए हैं, रेसिडुअल माउंटेन रह गए हैं, लगभग ये सब खत्म हो गए हैं। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब बहुत सारा एरिया डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, टूट जाता है, और वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे की तरफ से वो डिस्प्लेस हो सकता है या हो जाता है, तब ब्लॉक माउंटेन बनता है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड एज होस्ट, और लोअर्ड को कहते हैं ग्रेबन, यानी कि क्या होता है, इस तरह से समझिए। हालांकि इसमें मैंने आपको डायग्राम से भी मैं आपको शो करूंगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार कि मान लेते हैं ये इस तरह से है, ये इस तरह से मान लेते हैं। तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ये तो हो गया होस्ट, HORSTS, होस्ट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है ग्रेबन, GRABEN, ये ग्रेबन है। तो ऊपर वाला होस्ट है, नीचे वाला ग्रेबन है, और यहीं पे बीच में नदी बह सकती है इन दोनों। ये मान लेते हैं ये सतपुरा है, ये विंध्यन रेंज है, इनके बीच में नदी बह रही है ना, इस तरह से आप सोच सकते हैं। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अब देखिए ये आ गया है। देखिए ये तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको होस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है वो ग्रेबन है। हिंदी में कहते हैं जो ऊपर वाला है उसको उत्खंड भ्रंश बोलते हैं, और नीचे वाले को द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। ये सेम चीज़ हिंदी में भी है यहाँ पे। तो द राइन वैली, वोस्जस माउंटेन जो है यूरोप के, वो इसी माउंटेन सिस्टम का एग्जांपल है। ये तो राइन वैली हो गया, वोस्जस माउंटेन हो गया, तो यूरोप में है। भारत में अगर कोई पूछे आपसे तो भारत का एग्जांपल आप क्या देंगे? विंध्यन माउंटेन सिस्टम और सतपुरा माउंटेन रेंज जो है, जो नीचे MP में, महाराष्ट्र में जो फैली हुई हैं, वो इसी माउंटेन सिस्टम का एग्जाम्पल है। कौन से का? ब्लॉक माउंटेन्स का। वोल्केनिक माउंटेन्स कौन से होती हैं? जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से पैदा होती हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का, माउंट फ्यूजियामा है जापान का, वो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। माउंटेन्स बहुत यूज़फुल होते हैं, सबको पता है। माउंटेन्स एक स्टोर हाउस है वाटर का। भारत में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो हिमालयाज़ की वजह से आता है, चाहे वो गंगा नदी हो,
यमुना नदी पानी लेके आती है, कोई भी नदियाँ पानी लेके आती हैं दुनिया भर की, वो सब जो है स्टोर हाउस है पानी का। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ द माउंटेन्स, ग्लेशियर से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, अलग अलग रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं उन नदियों पे और लोगों को उसके पानी से लोगों की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, इरीगेशन करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको भी बनाने के लिए जो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन नदियों का। अगर आप गंगा रिवर पे देखेंगे तो गंगा रिवर पे बहुत ज़्यादा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बने हुए हैं या उस पर बहुत ज़्यादा डैम्स बने हुए हैं, बराजेस बने हुए हैं, जिससे कि गंगा रिवर के पानी को यूज़ किया जा सके कई सारे मल्टीपल पर्पसेस के लिए। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेज आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो रिवर वैली है या टेरेस हैं, अगर आप पहाड़ों पे देखेंगे तो पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेस बना दी जाते हैं कि इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से टेरेस बना दी जाते हैं, ये इस तरह से टेरेस होते हैं, तो यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, ये सब जगहों पे आप खेती कर सकते हो, ये इस तरह से टेरेस फार्मिंग होती है। तो रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, तो बहुत सारे फ्लोरा फोना, यानी कि फ्लोरा का मतलब है पेड़ पौधे, फोना का मतलब है जानवर, तो कई तरह के जानवर, कई तरह के पेड़ पौधे जो हैं पहाड़ों में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, अब फॉरेस्ट क्या क्या चीज़ देता है, तो आपको फ्यूल देता है, फ्यूल किस हिसाब से देगा, फ्यूल मतलब है ईंधन, अब ईंधन आपको देगा जैसे कि सूखे पत्ते हो गए, लकड़ियाँ हो गई, इस रूप में वो आपको ईंधन देगा जलाने के लिए। फॉडर, जानवरों के लिए खाना देगा, चारा देगा। शेल्टर, रहने के लिए आपको वहाँ पे शेल्टर मिल सकती है, जैसे पत्तों के थ्रू या पेड़ों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि गम, रेजिन, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेड़ पौधे प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी साइट हो गई है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, जो लोग हैं वो माउंटेन्स पे क्यों विजिट करते हैं, सीनिक ब्यूटी के लिए। सेवरल स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स हो गए हैं जो आजकल माउंटेन सिस्टम में होते हैं। ऋषिकेश इसमें अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस हो गया है पिछले कुछ टाइम से। वोल्केनिक माउंटेन का अगर एग्जांपल देखेंगे तो इस तरह से वोल्केनिक माउंटेन है। वोल्केनिक माउंटेन पे आपको ये वाइट जो दिख रहा है ये बर्फ़ है अपने आप में, क्यों, क्योंकि वोल्केनिक माउंटेन की हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगी है। तो वोल्केनिक माउंटेन बनता किस तरह से है उसको समझिए। जैसे ये अगर धरती है और धरती के अंदर ये क्या है, ये मैग्मा है। ये जो मैग्मा है अब ये बनता कैसे है वो भी हम समझेंगे, लेकिन उसको कुछ टाइम बाद समझेंगे। मैग्मा बनने का भी अपना आप एक प्रोसीजर है कि मैग्मा क्यों बन रहा है धरती के अंदर और मैग्मा बाहर कैसे आ रहा है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, उसको भी हम समझेंगे। पहले यहाँ पर जो चीज़ है इसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो धरती के अंदर मैग्मा बन रहा है, मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही जब भी वो बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से बाहर निकला तो बाहर निकलने के साथ बहुत सारी स्टीम बाहर निकलेगी, वोल्केनिक ऐश यानी कि जो राख है वो बाहर निकलेगी, गैस बाहर निकलेगी, और ये लावा के बॉम्ब्स हैं यानी कि इसके अंदर जो छोटे छोटे पत्थर हैं इनको पायरोक्लास्ट बोलते हैं, ये सब बाहर निकलेंगे और ये सब इस तरह से यहाँ पे जमा हो जाएंगे। जब ये वोल्केनो निकलना बंद हो जाएगा तो जो ये नली में, इस नली के अंदर वोल्केनो का जो मैग्मा है वो जम जाएगा। फिर जब जम जाएगा फिर उसके बाद जब ये प्रेशर पड़ेगा फिर ये वापस क्या होगा, मैग्मा ऊपर उठना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये जम गया था, सब बंद हो गया था, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज ब्लास्ट होगा। तो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो दो तरह के वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कि वोल्केनिक इरप्शन कितने तरह के होते हैं, वोल्केनो के टाइप्स क्या होते हैं, वोल्केनो का जो लावा निकलता है वो क्या होता है, लावा में क्या डिफरेंस होता है, मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर आपसे कोई पूछे कि लावा कब कहा जाता है, मैग्मा कब कहा जाता है, तो देखो दोनों चीज़ सेम है, लावा एंड मैग्मा बोथ आर सेम, लेकिन इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, इनका फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जब वो धरती के अंदर होता है, जैसे अभी ये धरती के अंदर है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्मा बोल रहे हैं। लेकिन जब ये धरती के बाहर आ गया, जैसे यहाँ पे इसको लावा कहा जा रहा है, चीज़ सेम है, मैग्मा एंड लावा बोथ आर सेम, लेकिन धरती के अंदर है तो मैग्मा कहा जा रहा है, धरती के बाहर है तो लावा कहा जा रहा है। देखिए सेम चीज़ हिंदी में है, ये सेम चीज़ हिंदी में फिगर है, तो आप इसको एक बार देख लेना, डिफरेंस कुछ नहीं है, समझा मैंने आपको दिया ही है। माउंट किया है हवाई में, पैसिफिक ओशन में। हवाई जो है अपना में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की टेरिटरी है। ये एक अंडर सी माउंटेन है, यहाँ पे समुद्र के अंदर ये माउंटेन है, और ये समुद्र के अंदर इतनी ऊंची माउंटेन है कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। माउंट एवरेस्ट की हाइट सिर्फ 8,848 मीटर है, यानी करीब करीब 8.5 किलोमीटर से भी ऊपर। इसकी हाइट 10,205 मीटर है, लेकिन ये समुद्र के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि धरती पे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो माउंट किया है, जो कि अपना आप में 10,205 मीटर की है। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो आप माउंट किया पे टिक लगाएंगे, ना कि हिमालयास पे, क्योंकि धरती पे तो यही है। उसने ये नहीं कहा कि समुद्र के अंदर होनी चाहिए, समुद्र के बाहर। पूरे अर्थ प्लैनेट की अगर हम बात करें तो माउंट किया है। फिर आते हैं प्लेट्यूज।
देखिए अब प्लेट्यू क्या है, अपने आप में एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। अगर देखिए ये, अगर ये प्लेन है, ये ज़मीन प्लेन ज़मीन है, इसको आप माउंटेन कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर मैं कुछ ऐसे ज़मीन बना दूँ, ऐसे टेबल की तरह, तो ये जो टेबल है, अब देखिए यहाँ पे ये हाइट तो है इसकी, लेकिन यहाँ पे ये उठकर पहाड़ की तरह ऐसे गोल नहीं है। जैसे पहाड़ पे तो ऐसे गोल होता है, सेमी सर्कल के रूप में है, तो ऐसे कॉनिकल शेप ना होकर अगर फ्लैट लैंड हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पठार या प्लेट्यू बोल देते हैं। तो प्लेट्यू क्या है, अगर ये ज़मीन सीधी थी, ज़मीन को मैं उठा दूँ, ऐसे कर दूँ, तो आपको क्या, आप क्या कहोगे इसको, अब इसको आप फ्लैट लैंड नहीं कहोगे, आप इसको कहोगे कि अपने आप में प्लेट्यू हो गया। तो जो ज़मीन थी, ज़मीन से लेवल होकर किसी चीज़ का उठ जाए तो उसको हम प्लेट्यू बोल देते हैं। अगर यहाँ पे क्या होगा, एक समतल ज़मीन होगी, फ्लैट लैंड होगा। इट इज़ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, है ना, फ्लैट टॉप है, टेबल लैंड की तरह से है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। जो आसपास का एरिया मान लेते, आसपास का क्षेत्र ये है, ये आसपास का क्षेत्र है, इससे उठी हुई जगह है ये। प्लेट्यू मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। एक प्लेट्यू की दो, मतलब एक से ज़्यादा स्लोप्स हो सकते हैं। अगर ये इस तरह से है तो आप इसमें साफ साफ बता सकते हैं कि इसके क्या हैं, इसके दो स्लोप हैं, एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। तो कुछ 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की हाइट वेरी कर सकती है प्लेट्यूज की। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। जो प्लेट्यूज हैं माउंटेन्स की तरह है, वो यंग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जो है भारत में, वो दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केनिया का, तंजानिया में, युगांडा का, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्लेट्यू के ही। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर्स। देखिए इतनी हाइट पे वैसे तो माउंटेन सिस्टम होती है, लेकिन ये अपने आप में इस तरह से फ्लैट लैंड है, इसलिए हम इसको माउंटेन नहीं कहते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको प्लेट्यू कहते हैं, पठार कहते हैं। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जैसे अगर हम भारत के एग्जाम्पल लें तो भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि छोटा नागपुर पठार जो है वो अपना में मिनरल रिच है। बहुत ज़्यादा मिनरल, कोयला, टिन, आयरन, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। तो भारत में जहाँ जहाँ पर माइंस हैं वहाँ पर आपको मैक्सिमम प्लेट्यू मिलेंगे, या जहाँ जहाँ पर प्लेट्यू मिलेंगे वहाँ पे आपको मैक्सिमम माइनिंग मिलेगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें छोटा नागपुर प्लेट्यू का, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पे, जो कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल के डिपॉजिट्स निकलते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका में गोल्ड की माइनिंग होती है, डायमंड की माइनिंग होती है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोहा मिलता है, कोल मिलता है, मैंगनीज वगैरह मिलता है। कहाँ पे, छोटा नागपुर में। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स। वहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे कोई नदी बह रही है, नीचे गिरेगी तो एक वाटरफॉल बन जाएगा ये। एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो भारत में जो होंड्रू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, रिवर सुबर्ण रेखा पे, और या जॉग फॉल्स है कर्नाटका में, वो कुछ इसी वाटरफॉल के एग्जाम्पल हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो लावा प्लेट्यू है, यानी कि वो प्लेट्यू जब वो बन रहा था तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ और लावा निकला, यानी कि मैग्मा ज़मीन के अंदर से निकला होगा, बाहर निकला तो लावा बन गया। तो जो वो लावा प्लेट्यू है वो ब्लैक सॉइल में रिच होता है। कि वो ब्लैक सॉइल क्यों है, क्योंकि अंदर से जब वो लावा बाहर निकल के आता है तो धीरे धीरे वो कुछ टाइम बाद काला हो जाता है। तो वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि जब धरती के अंदर से जो चीज़ निकल के आ रही है उसमें धरती के मिनरल्स होंगे, और धरती के मिनरल्स ही तो क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लैक सॉइल से क्या उगता है, कॉटन उगती है। ये एक नेचर का, आप कह सकते हैं कि नेचर का एक करिश्मा है, कि मिट्टी बिल्कुल काली है लेकिन जो उससे उत्पादन हो रहा है वो एक कॉटन का हो रहा है, जो अपने आप में बिल्कुल प्योर वाइट होती है। तो मैनी प्लेट्यूज है आर सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। तो प्लेट्यूज पे भी बहुत ज़्यादा सीनिक स्पॉट्स होते हैं और ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी होता है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या है अपने आप में, प्लेन्स जो हैं वो एक लार्ज स्ट्रेचेज हैं फ्लैट लैंड के। सिंपल सी बात है, गंगा प्लेन, अगर आपने रिवर गंगा का प्लेन देखा है तो अपने आप में बहुत ही वास्ट प्लेन है, पूरी दुनिया में वन ऑफ द वास्ट प्लेन है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल्स। मीन सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा हाइट के नहीं होते लगभग। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फ्लैट लैंड, अगर आप उत्तर प्रदेश का प्लेन देखोगे या बिहार में देखोगे बिल्कुल ही फ्लैट लैंड आपको मिलेगी। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से ऐसे उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो प्लेन बनते कैसे हैं, ज़्यादातर तो नदियाँ या नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज हैं,
जब वो लाखों साल बही है कोई नदी, तो नदी ने जो हर साल या हर रोज़ जो वो अवसाद एलुवियल डिपॉजिट्स काट काट कर पहाड़ों को लेके आ रही है, वो ज़मीन पर अपने जब उसके प्लेन में आ जाती है और वो फ्लैट चलती है तो उसकी स्पीड, पानी की स्पीड स्लो हो जाती है। पानी की स्पीड स्लो हो जाने की वजह से वो क्या करती है, अपने अवसाद को, अपने एलुवियल डिपॉजिट्स को वहीं पे जमा कर देती है, वहीं पे छोड़ छोड़ देती है। तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे ज़मीन बनती चली जाती है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। तो रिवर जो है वो स्लोप पे से बहती है माउंटेन्स के, उनको तोड़ती है, इरोड करती है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल, जो इरोडेड मटीरियल है यानी कि जो अवसाद है, एलुवियल डिपॉजिट है, उसको लेके चलती है आगे। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। उसके बाद वो डिपॉजिट कर देती हैं उस लोड को, जिसमें चाहे वो पत्थर हो, सैंड हो, रेत हो, सिल्ट हो, उन सबको कहाँ पे छोड़ देती है, नीचे प्लेन एरियाज में छोड़ देती है। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। यही वो डिपॉजिट्स थे जिनसे क्या बना, वो प्लेन ज़मीन बनी। अगर हम गंगा रिवर प्लेन की बात करें, जहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश का लेवल, अगर आप कह सकते हो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे ये राज्य सिचुएटेड हैं, तो ये किसके वजह से बने हैं, इसी वजह से बने हैं क्योंकि गंगा रिवर जब ऊपर से आ रही है और गंगा रिवर की जो सहायक नदियाँ आ रही हैं, चाहे वो कोसी हो, गोमती हो, गंडक हो, ये जितनी भी रिवर्स आ रही हैं, ये अपने आप में खूब सारा अवसाद लेके आती हैं और डिपॉजिट करती जा रही हैं। तो जो प्लेन है, अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये आपको अपने जीवन में दिख जाएगा, ये लाखों साल का प्रोसेस है जो लाखों सालों में हुआ है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, प्लेन्स बहुत फर्टाइल होंगे ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो ये अवसाद है, ये मिनरल्स हैं जो पत्थरों से टूट टूट के आ रहा है, तो इससे वजह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना बहुत आसान है, पहाड़ों पर सड़क बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। प्लेन्स में आपको क्या करना है, आपको सब सिर्फ सॉइल को प्रिपेयर करना है और उस पर आप बिटुमिनस डालेंगे, जो बिटुमिन डालेंगे तो बिटुमिन डाल के आप सड़क बना देंगे। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है प्लेन एरियाज में ही रहती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जैसे कि मिसिसिपी रिवर हो गया, कोलोराडो रिवर हो गया यूएसए की, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े वास्ट प्लेन्स बनाती है। इसी तरह से भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सिस्टम है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट जो प्लेन एरिया का सिस्टम है वो बनाता है। एशिया में अगर मैं बात करूँ गंगा की, ब्रह्मपुत्र की भारत में, यांगसे नदी की बात करें चाइना में, प्लेन्स आर दी मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। इंसान की रहने के लिए प्लेन्स अपने आप में सबसे कारगरी, सबसे मजबूत एक जगह है, यूजफुल जगह है जहाँ पे इंसान रहता है। देर इज़ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग घर, यानी कि हाउसेज, एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। तो बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है यहाँ पे, आपको घर बनाने के लिए है, बिल्डिंग्स बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, एग्रीकल्चर करना है, सबके लिए आपको बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। फर्टाइल सॉइल की वजह से लैंड जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिव होती है कल्टिवेशन के लिए। भारत में भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है, या सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, वो आपको कहाँ मिलेगा, जो डेंसिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, गंगेटिक प्लेन में मिलेगी, यानी कि गंगा के प्लेन में मिलेगी। उसके लिए छोटा सा नोट है, स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर रिवर्स को साफ़ करने के लिए, देश को साफ़ करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। तो हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ये कहा जा रहा है कि जो स्वस्थ दिमाग है वो एक स्वस्थ बॉडी में रहेगा। एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर, हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्विसाइट्स। तो ये कहा गया है कि भाई जो साफ दिमाग है, एक हेल्दी दिमाग है, वो रहेगा हेल्दी बॉडी में। और हेल्दी बॉडी कैसे बन पाएगी, वो तब बन पाएगी अगर आपका वातावरण साफ़ हो, है ना, साफ़ पानी मिले आपको, साफ़ हवा मिले, आपका जो आसपास का एरिया हो वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो। तो जब तक ये नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी साफ़ नहीं होगी, जब तक बॉडी साफ़ नहीं होगी आपका हेल्दी माइंड नहीं होगा। तो स्वच्छ भारत मिशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2014 की स्पीच में इसको अनाउंस किया था। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन इसको लॉन्च किया गया 2014 में। अपने आप में दुनिया का एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम रहा है ये, और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा बहुत हद तक, जहाँ पे इसने काम किया है स्वच्छ भारत मिशन ने। नेक्स्ट चैप्टर आता है आर कंट्री इंडिया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज, अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके लिए लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेस्ट सीरीज चल रही है एडवोकेट जनरल के लिए भी और अपर पीसीएस के लिए भी। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अपर पीसीएस मेंस वाले जो हैं वो अपर पीसीएस मेंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है अपर पीसीएस मेंस की। और उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके इससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।